आज हमारे बीच में अग्निवीर अग्निपथ योजना के निमित्त भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया और जिसमें हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के संयोजक आदरणीय सम्माननीय कर्नल राजेंद्र सुहाग जी और प्रदेश के सह संयोजक सूबेदार श्री सुरेश कुमार जी हमारे बीच में पहुँचे हैं और हमारे बीच में पहुँचे सभी छायाकार बंधुओं का भी स्वागत। और अब मैं निवेदन करता हूं कर्नल राजेंद्र सुहाग जी से कि वो छायाकार बंधुओं को संबोधित करें। आदरणीय कर्नल साहब। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं आपको सबसे पहले तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। वो एक ऐसी सुंदर और सराहनीय योजना लाए हैं क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सेना में जाने का मौका मिलेगा। आप सबको पता है हरियाणा प्रदेश वीरों की भूमि है। यहाँ के सैनिकों ने देश में ही नहीं विदेश में अपनी युद्ध कुशलता व कर्तव्यपरायणता का लोहा मनवाया है। इसके साथ साथ जहाँ तक अग्निपथ का सवाल है, इसमें क्या होगा कि इनिशियली जो भी भर्ती की जाएगी उसमें से 25% को है वो इनिशियली रिटेन किया जाएगा। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा ये कोई कानून नहीं है, ये एक पॉलिसी है। पॉलिसी हमेशा रिव्यू होती है, जैसे भी फीडबैक आती है उसके मुताबिक ये स्टार्टिंग है और इसको बार बार रिव्यू किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो 25% हैं वो सेना में जाएंगे, उनमें 4 साल के बाद सेना में रहेंगे, उनको 15 साल के लिए नौकरी करना ज़रूरी होगा। उनको वही सुविधाएं मिलेंगी जो कि बाकी सैनिकों को मिलती हैं। 4 साल के अंदर भी वही सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि हार्डशिप अलाउंस, रिस्क अलाउंस, यात्रा भत्ता, राशन, मेडिकल, CSD सभी फैसिलिटीज़ उनको दी जाएंगी। पहले साल उनको 4,76,000 और चौथे साल में 6,92,000 उनको राशि मिलेगी। मिला के तकरीबन ये टैक्स फ्री होगी और उसको इंटरेस्ट वगैरह मिला के तकरीबन ये 12 लाख हो जाएगी, तकरीबन 12 लाख। तो उससे क्या होगा, ये 12 लाख ये युवा साथी 17.5 साल का, आप मेरे को बताइए किसी देश या विदेश में उसको नौकरी नहीं दी जाती। आजकल जो एजुकेशन है वो बहुत महंगी है। जो बच्चा 10वीं के बाद आगे पढ़ाई करेगा उसके पेरेंट्स पे है वो बोझ पड़ेगा काफ़ी, कॉपी किताब फीस, उसको आने जाने का अंजाम। तो उनके पेरेंट्स को उससे राहत मिलेगी। सेना में जाएगा तो उसको तनख्वाह मिलेगी, अलाउंसेस मिलेंगे और उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, उससे ये फ़ायदा है। उसके बाद वो क्या होगा, वहाँ पे उसका प्रमोशन भी होता रहेगा 25% का। अभी आम तौर पे सवाल आता है 75% का। उसको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो इनको 48 लाख रुपए का बीमा होगा। बीमे में हमेशा एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, इनको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ेगी। अगर इनमें युवा साथियों में से अग्निवीर में से कोई शहीद हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 1 करोड़ रुपये देगी और हरियाणा सरकार उसको 50 लाख रुपये देगी। अगर इनको चोट लग जाती है, अगर 100% है तो 44 लाख रुपये, 75% है तो 25 लाख रुपये, अगर 50% है तो 15 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो 10वीं पास ज्वाइन करेगा उसको 12वीं पास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो देश और विदेश में उसकी मान्यता होगी। इसी तरह जो 12वीं पास जाएगा उसको BA का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, देश और विदेश में उसकी मान्यता होगी। अभी मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। वो लोग जो अस्तित्व अपना राजनीतिक अस्तित्व खो चुके हैं वो लोग भ्रम फैला रहे हैं। उसमें क्या है कि जब भी मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं और काफ़ी देश है आगे बढ़ रहा है, विश्व में काफ़ी हमारा नाम है, तो वो क्या करते हैं, जो भी पॉलिसी लाते हैं उसमें रोड़ा अटकाते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर मेरे अगेंस्ट कोई FIR है या कोई मेरे अगेंस्ट कोई कार्रवाई है, मैं जो भी संस्था बुलाती है वहाँ जाऊँ, अपने बयान दर्ज करूँ, आ जाऊँ। उसमें हल्ला करने की क्या ज़रूरत है। ये पार्टी जो राजनीतिक अस्तित्व खो चुकी है उसकी 2 स्टेटें, दोनों के चीफ मिनिस्टर, MP, MLA, मिनिस्टर आके लोगों को, आम जनता को असुविधा करते हैं, वो बिल्कुल सराहनीय नहीं है। दूसरी बात वो क्या करते हैं कि देश की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जो देश की संपत्ति का नुकसान पहुंचाएगा
उसके लिए सेना में कोई भी जगह नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। और मैं युवा साथियों को कहना चाहूँगा, क्या है आजकल बड़े टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, आपका फ़ोटो अगर किसी में आ गया वो आधार कार्ड से जोड़ के पता चल जाएगा आपने पार्टिसिपेट किया था या नहीं। उसके अलावा जो सेना में कुछ आदमी ऐसे चले भी जाएंगे तो उनकी वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन, अगर वो वेरिफिकेशन होने के बाद भी उनको निकाल दिया जाएगा। अभी जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर वाली लड़ाई होगी, वो ज़्यादा मतलब हाईली टेक्निकल लड़ाई होगी। तो युवा साथी हैं, ये टेक्निकली क्वालिफाइड है। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको मोबाइल का, हम और आप लोग तो उसका कम ही यूज़ करते हैं, एक दो फैसिलिटी, इनको सब पता है, ये बड़ा उसका हाईली उसका यूज़ करते हैं। तो सेना को एक तो युवा मिलेंगे, आर्मी युवा होगी, साथ साथ टेक्निकल आदमी भी ये मिलेंगे, इसके साथ युवा आर्मी की है वो ओपी प्रिपेयर्डनेस बढ़िया होगी। अभी क्या है कि इससे युवाओं को फ़ायदा है, सेना को फ़ायदा है और देश को फ़ायदा है। अभी क्वेश्चन आता है कि जी पैसे बचाएंगे इससे, आप मेरे को बताइए, हम लोग सब परिवार वाले हैं भाई, वहाँ पे भी हम पैसा बचाते हैं, कोशिश करते हैं और उस पैसे को अच्छे काम के लिए, घर बनाने के लिए या कोई अच्छे कोई बिजनेस के लिए लगाते हैं। आप मेरे को बताइए, इन्होंने कभी भी राफेल नहीं ख़रीदा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर इन्होंने पराक्रम पे उसने गलत जो भी बोला सबूत मांगे, एयर स्ट्राइक पे सबूत मांगे, 370 पे इन्होंने प्रॉब्लम की, CAA पे प्रॉब्लम करी। ये मेरी बेटी है, दूसरी बेटियां भी हैं, कोई भी धर्म की हो, 3 तलाक वो लेके आए, वो भी हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की। तो इसलिए इनका काम है हर एक चीज़ में। अभी अग्निवीर पे ये वो कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, मैं एक बिहार का देख रहा था न्यूज़ में, एक अब दिव्यांग हैंडीकैप जिसको कहते हैं, वो बंदा बस को आग लगा रहा। अब बताओ, जो फिजिकली फिट नहीं उसकी तो फौज में जगह नहीं है। अभी धरने में जितने हैं, मैं जाता हूँ सारे स्टेडियम में देखता हूँ, युवा हैं, बड़े ज़ोर से दौड़ कर रहे हैं और सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 27 जून तक एयरफोर्स में 4,500 वैकेंसी हैं, तकरीबन 95,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसी तरह 1 जुलाई से आर्मी में भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, इस सरकार ने क्या किया, ये जो अभी सरकार है वो पक्का सेना हितैषी है। आप बताओ, आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर सेना के साथ कोई त्यौहार मनाया है नरेंद्र मोदी को छोड़ के? आप मेरे को बताइए, आप बड़े बड़े सीनियर पत्रकार हो, किसी ने नहीं मनाया। इसका मतलब वो है, हमेशा युवा, सेना, महिला, कोई भी वर्ग का हो, वो हमेशा आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं बताता हूँ, 62 की लड़ाई हुई, उससे पहले आर्मी के अफसरों ने, हमारे नेताओं ने नेहरू जी को रिक्वेस्ट की कि जी हमारे पास 2-2.25 लाख आर्मी है, अगर कोई लड़ाई लड़नी पड़े तो उसके लिए हमारे पास ना आर्म्स हैं, ना अम्युनिशन है, ना हमारे पास वर्दी है, तो इसका कुछ इंतजाम करो। बोले क्या ज़रूरत है करने की, हम तो शांति प्रिय देश हैं। और बोला वहाँ क्या करेंगे, वहाँ तो जो सड़क भी हम बनाएंगे तो वहाँ तो घास भी नहीं उगता, चाइना इस्तेमाल करेगा। आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सैनिकों के पास ये जैकेट नहीं थी, हमारे देश में जैकेट बनती है और हम बाहर भी बेचते हैं। इसी तरह 100 आइटम जो सेना की यूज़ के हैं हम अपने देश में बनाते हैं और बाहर भी बेचते हैं। राफेल उन्होंने ख़रीदा नहीं, कोई गन नहीं खरीदी, कोई आधुनिक हथियार नहीं खरीदा। अभी इस सरकार ने सारी जो सेना की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी कमांडर रहा हूँ। आम तौर पर कोई भी हादसा हो जाता था, दुश्मन कर देता था, तो हमको पीछे जाना पड़ता था पूछने के लिए। मैं अपने सीनियर से पूछूं, वो उससे चेन बने जाते, कमांड तक जाते थे। वो आर्मी हेडक्वार्टर से ऑर्डर आता था, जी आपने एक्शन लेना नहीं। अब मोदी जी ने फ्री हैंड दे रखा है, सिचुएशन के मुताबिक आप काम करिए, और सेना भी कर रही है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जनरल विपिन रावत जो कि पहले CDS थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई हमने 2.5 फ्रंट से वार लड़ना है। एक तरफ हमारे पास चाइना है, जहाँ तक चाइना का सवाल है, हमने उधर एयरफील्ड बनाए, एयर स्ट्रिप बनाई, वहाँ पर हमने रोड बनाए, पुल बनाए, और 50,000 सेना वहाँ खड़ी कर दी है। चाइना की हिम्मत नहीं है कि वो आँख उठाए। इसी तरह क्या है, नक्सलवादी, माओवादी, टेररिस्ट और अलगाववादी, इनको तो हम पहचान सकते हैं। जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको आप कैसे पहचानोगे? ऑल फ्रंट वार अगर हमको लड़ना पड़े, हमारी सेना तो बॉर्डर पे वार लड़ेगी, लेकिन इंटरनल ये लोग डिस्टर्बेंस करेंगे कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स। उसके लिए आप बताइए क्या, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास कुछ लोग होने चाहिए। उसमें क्या होगा, जो अग्निवीर आएंगे ये डिसिप्लिन्ड होंगे, ये होनेस्ट होंगे, ये मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसको क्या है, इनको कभी भी आपको इंटरनल प्रॉब्लम के लिए आपको यूज़ किया जा सकता है ज़रूरत के मुताबिक। आज के दिन
ये अभी 1989 में शुरुआत है। शेखर गुप्ता जी को जानते हो, बड़े ही फेमस पत्रकार हैं। 1989 में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था कि भाई आर्मी को युवा करने की ज़रूरत है। आप सभी को पता ही है, आप मेरे से ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद कारगिल कमेटी बनी, उसने भी कहा। अभी बाकी देशों में 24 साल से ऊपर एवरेज आयु के नहीं है, हमारे इंडिया में 32 है। तो हम इसी योजना के मुताबिक उसको 26 लेके आएंगे, ये ऐसा कहना, उससे युवा आर्मी होगी। साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि ये जो भी पॉलिटिकल अपना अस्तित्व खो चुके हैं, भगवान इसको शुद्ध बुद्धि दे। और यहाँ पर मैं एक डीएनए की बात करना चाहूँगा। हमारे बीजेपी का डीएनए है नेशन फर्स्ट, उसके बाद पार्टी, फिर खुद। इसी तरह आर्मी का जो हमारे को जो शपथ दिलाई जाती है नेशन फर्स्ट, उसके बाद जो मेरे नीचे जो काम करेंगे उनका मैं देखूंगा अपना लास्ट। तो दोनों का डीएनए भी मिलता है, ये मैं कहना चाहूँगा। इसलिए मिलजुल के ये बढ़िया सेना और पार्टी बहुत ही बढ़िया देश की रक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। अभी अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। कहा कि टेक्निकल युद्ध होगा, हाँ। क्या युद्ध होगा? देखो, युद्ध का ऐसा है, मैं अब बताऊँगा अभी युद्ध होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी कहना इमेच्योर होगा, वो तो सिचुएशन के मुताबिक होता है। दूसरी बात मैं बताऊंगा, एक पॉइंट और आपको ऐड करना चाहता हूँ। 62 का मैंने जिक्र किया, बुरी हार हुई हमारी। अभी 71 का जिक्र करूँगा। 71 में लड़ाई लड़ी, एक दूसरा देश हमने बनाया। अगर कोई जीतता है युद्ध में या किसी गेम में तो उसके नाम दी जाती है। आयरन लेडी जी ने हमारी क्या इनाम दी, हमारे जवानों को 70% बेसिक पे की पेंशन मिलती थी, 30% कर दिया उसको। आप बताइए। उसके बाद हमने 93,000 उनके बंदी बनाए, छोड़ दिया। हमारे तकरीबन 50 अभी तक बंदी वहाँ हैं, वो नहीं छुड़वाए उन्होंने। कभी हिम्मत नहीं पड़ी, कभी उसको जिक्र ही नहीं किया। मोदी जी ने, अभिनंदन जी को आप जानते हैं, कैसे वापस लेके आए। अगर हिम्मत हो तो ऐसा कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो किसी भी तरह देशभक्त नहीं हो सकते। एक में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी कहते हैं कि जी मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, 50% फौजी हूँ। अगर 1-1.5 साल सैनिक स्कूल में पढ़ के अगर 50% फौजी बन सकता है तो बंधुओं, आप चौथा स्तंभ हो। आप ये बताएं 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद वो कैसे सैनिक, वीर सैनिक बनेंगे, अग्निवीर बनेंगे। आप खुद ही सोच सकते हो। ये मिथ्या फैलाते हैं, देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। और भगवान इनको बुद्धि दे और देश को सहयोग करे, देश का अपमान नहीं करें। ये चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, यूएनओ में भी या पाकिस्तान भी उन्हीं को कोट करता है। मेरा निवेदन है कि ये ज़रा इन चीज़ों पे बंदिश करें, इन चीज़ों की, और ऐसा ना करें। देश को आगे बढ़ने में और देशभक्ति में सहयोग करें। कर्नल साहब, आपको कितना समय सेना में काम किया और कितने समय की आपकी ट्रेनिंग हुई? ऐसा है, जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है मैं बताऊँगा। ट्रेनिंग डिफ़र करती अलग अलग। पहले जो ट्रेनिंग होती थी वो सुविधाएं अलग होती थी। अभी टेक्नोलॉजी जितने फास्ट चेंज कर रही है, जैसे आपके डिपार्टमेंट में भी जितना भी चेंजेस हुआ है, मेरे टाइम की बात करोगे तो वो बिल्कुल हो जाएगा। अभी ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग इसलिए की है कि वो उसको बिल्कुल चॉकआउट करके किया है। वो बिल्कुल फुली ट्रेंड होंगे। आपका ट्रेनिंग के बारे में सवाल है, वो इसलिए किया कि टेक्नोलॉजी बड़े फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके में सैनिक बन पाएगा। हाँ, बिल्कुल बन पाएगा। मैं बताऊंगा आपको, वो सैनिक बनेगा। उसके बाद 1 मिनट पहले इनको, वो सैनिक बन के फ़र्ज़ किया, वो जाता है आर्मर्ड कोर में, जो टैंक चलाते हैं, यूनिट में जाएगा। यूनिट में भी ट्रेनिंग होती है उनको, टैंक चलाना, कैसे गन चलाना, वो उसको वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। वहाँ मतलब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कहते हैं इसको फौज में, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। जैसे आपके भी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है, ये होता है, वो दी जाएगी। अगर वो आर्टिलरी में जाता है, गन तो ट्रेनिंग सेंटर में नहीं है ना, तो उसमें क्योंकि वहाँ सभी ट्रेनिंग करेंगे, इन्फेंट्री वाला भी, आर्मड आरटी वाला, सिग्नल्स वाला, ईएमई वाला, तो वो अलग अलग वो जो जाएंगे वो आएंगे। दूसरा क्या है कि सेना अपने जवानों का और अपने अधिकारों का बड़ा ध्यान रखती है। जैसे एनडीए में जो जाते हैं बच्चे जाते हैं तो उनको बीए बीएससी का दिया जाता है। वो टेक्निकल माम जाते हैं तो उनको एमटेक बीटेक सरकारी खर्चे पे कराई जाती है। आपको पता है ये चीज़ें। अभी जैसे एनडीए में मेरी बेटी जाने शुरू हुई, एक रोहतक की बेटी है, उसने टॉप किया है, एक नायब सूबेदार साहब की बेटी है, आप देखिए। तो मोदी जी ने भी, जैसे पहले लेडीज़ के लिए 4-5 साल तक था शॉर्ट सर्विस मिशन, अभी 14 साल के रेगुलर भी होती हैं और आदमियों के बराबर वो रहेंगी। अभी मैं इजराइल का एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। इजराइल में हर एक युवा को 32 महीने नौकरी करनी पड़ती है और हर एक बेटी को 24 महीने नौकरी करनी पड़ती है।
उसके बाद वो फौज से आ जाते हैं। 50 साल तक तो बेटी रिजर्व रहती है और जो मेल मेंबर वो 55 साल तक रिजर्व रहती है। अगर देश को ज़रूरत पड़ती है तो उसकी यूज़ करते हैं। इसी तरह चाइना में 4.5 लाख युवाओं को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है हर साल। उनके पास 22 या 24 लाख आर्मी, एक्टिव आर्मी, 9 करोड़ उनके पास हैं अग्निवीर हैं। इसी तरह बाकी देशों का चाहिए तो मैंने नोट कर रखा है, मैं आपको बता दूंगा। तो हमारे पास किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मोदी जी ने सांस लिया। मोदी जी तो है मुमकिन है, उन्होंने ये योजना बनाई और आप देखेंगे 8-10 साल में हमारे पास हर घर में अग्निवीर होगा और वो देश को बिल्डिंग करने में वो सराहनीय योगदान करेंगे। हाँ जी बोलो। सर, आपने बोला कि जो टेक्निकल नॉलेज है, नए नए हथियार आ रहे हैं, हाँ। तो क्या जो 4 साल की ट्रेनिंग है वो फ्यूचर में भी काम आएगी, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी चेंज भी होगी? मैं बताऊंगा आपको क्या होगा कि उसमें ऐसा होता है, उसका होता है रिफ्रेशर कार्डर। रिफ्रेशर कार्डर का मतलब होता है हफ्ते 2 वीक का होता है। उसमें उनको सारे पहले से जो ट्रेंड आदमी होता है वो बेटर कर देता है। आपके भी बंधु कोई जो पहले काम किया हुआ है उसको आप रिफ्रेशर कार्डर करोगे, 2 हफ्ते की भी क्लास लगाओ, बेटर हो जाएगा। उसको आप इंडेक्ट कर दो, बढ़िया काम करेगा। क्योंकि एक आर्मी पर्सन ने ही अभी कुछ दिन पहले आर्मी पर्सन ने भी हाँ। प्रोटेस्ट किया था। हाँ। उन्होंने ये बोला था कि हम पूरी उम्र सेना में गुजारते हैं हाँ। और उसके बावजूद भी हम बहुत कुछ सीख नहीं पाते, तो क्या 4 साल में युवा सीख पाएंगे? मैं बताता हूँ, वो गलत कह रहे हैं। 4 साल में फौज के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। मैंने अब एक पूर्व मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल दिया। 1-1.5 साल जो सैनिक स्कूल में रह के 50% बन जाता है। बोलने में बहुत आसान है, सीख नहीं, 4 साल में फुल्ली ट्रेंड आदमी होगा। आप मेरे को बताइए, मेरा गृह जिला झज्जर है। गृह जिला के डीसी हैं सोर्स सर्विस कमीशन कैप्टन शक्ति सिंह हैं। मैं रोहतक में रहता हूँ। वहाँ के डीसी कौन है? कैप्टन मनोज कुमार हैं। आप अभिमन्यु जी को जानते हैं, उनके बड़े भाई साहब को जानते हैं, और उनका छोटा भाई जो ईएमए में था मेजर सतपाल, उनको भी जानते हैं। वो भी सोर्स कमीशन है, कितना बढ़िया कर रहे हैं। उसके बाद डीजी मलिक को जानते हैं आप, वो फौज में कप्तान थे। ऐसे 3 डीजी बने, उनके साथ वाले मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल। इन लोगों का ब्राइट फ्यूचर होगा जो 70% आएंगे। इनमें से मैं कहता हूँ एससीएस भी बनेंगे, जज भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे, और जो शिक्षा में जाना चाहें बीए के सर्टिफिकेट के बाद वो बीएड करके शिक्षा में भी अपना योगदान कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। सर, एक सवाल। हाँ, पूछो। सवाल कड़वा है। हाँ बोलो। बिल्कुल कड़वा, जितना भी कड़वा है उतना सेना के आला अधिकारी 6 महीने की एक्सटेंशन लेने के लिए कोर्ट में केस डालते हैं, लेकिन 4 साल में संतुष्टि करनी पड़ेगी। देखो, उसमें ऐसा है, इसके बारे में मैं किसी भी पर्सनल का जो है जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना बताऊंगा, इस चीज़ में जो है पॉलिटिक्स हुई है। मेरा अपना विचार है, ये नोट कर लो। कहानी ये है, एक ही बच्चा, आप मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, रजिस्टर में नाम लिखा जाता है, फौज में बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी, जो एक्चुअल वो कह रहे हैं, वो डेट ऑफ बर्थ थी 6 महीने वाली। उनको लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, नॉर्मली बताऊंगा मैं क्यों गलती हुई। एनडीए में जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, 11वीं 12वीं में होते हैं ना, 12वीं वाला होना चाहिए, 11वीं में उसको 12वीं शो करके ना देखते हैं भाई पर्चा कैसा आएगा, ठीक है, तो उसको वो अप्लाई करा देते हैं। तो उसके जो विरोधी थे उन्होंने ऐसा किया। ये मेरी पर्सनल विचार है। ये मेरा सवाल ये नहीं है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, मेरा सवाल ये है कि आला अधिकारी एक्सटेंशन ले रहे हैं, लेकिन युवाओं को सिर्फ 4 साल में नहीं, युवाओं को 4 साल नहीं, उसको हम 15 साल तो वैसे रखेंगे। उसके बाद प्रमोशन के मुताबिक 28 साल तक नौकरी, कौन कहता है। और 25% है वो पत्थर की लकीर नहीं है, मैंने आपको पहले ही कह दिया। पॉलिसी हमें से रिव्यू होगी। हाँ जी बोलो जी। जो आपकी रिटायर्ड सेना है, हाँ जी, वो इस मामले को लेकर 2 भागों में बंटी। हाँ जी। एक हिस्सा कह रहा है कि जो ये फैसला है सरकार का काफी अच्छा है। हाँ ठीक है जी। एक इसका विरोध कर रहा है। हाँ जी। दूसरा ये, हाँ जी, आपने कहा कि ये कांग्रेस के द्वारा भड़काए हुए हाँ। जो भी हैं, हाँ इतने लाख युवा सड़कों पे उतरे हुए हैं। हाँ जी। ऐसी क्या नौबत आ गई कि बीजेपी को के जो नेता है वो इनको नहीं समझा पा रहे हैं, और बीजेपी को अब फौज को सामने लाना पड़ा इन युवाओं को समझाने के लिए कि ये योजना अच्छी है। ठीक, ऐसा है जी। देखो, पहली बात तो ये, जो भी ये योजना बनाई सोच समझ के 1989 से पेंडिंग थी, कोल्ड स्टोरेज में डाल रखा था, किसी की हिम्मत नहीं हुई जैसे ये चीज़ें ऐसी आएंगी। ठीक है, ऐसी कोई भी नई पॉलिसी शुरू होती है, ऐसी चीज़ें आती हैं। जहाँ तक है राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान करना, वो बहुत ही गलत है, चाहे वो युवा हो या को। इसमें जो मैंने आपको बताया, एक ड्यूंग का जिक्र किया, इसी तरह जिक्र किया मैं, जो 35 साल जो ओवरेज हैं, जो सेना में नहीं जा सकते वो हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनके बेटा और पोते
मैंने खुद देखे हैं स्टेडियम में दौड़ करते हुए, और पूछा भी है उसके दादा और बेटे का नाम, और वो क्या है, वो सेना में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जो बुद्धिजीवी हैं वो भड़का रखा किसी ने। अभी आपने बात की सेना की, सेना में क्या है, सेना के जो हैं सभी पार्टियों में जुड़े हुए हैं, उनको विचार मिलते हैं। जो विरोधी पार्टी में जुड़े हैं उनको तो वो आगे लाएंगे, और वो तो विरोध करेंगे, उनकी बात मानेंगे, क्योंकि वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो है इसमें। अभी 26 लाख से ज़्यादा आज के दिन इंडिया में जो एक्स सर्विसमैन है, आप मेरे को एक का भी बता दो जो कि कोई किसी इनडिसिप्लिन या कोई उसमें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, या फिर टेररिस्ट या किसी चीज़ में नहीं है। ये डिसिप्लिन सोल्जर हैं, डिसिप्लिन सिटीजन रहेंगे। और जो मैं कहता हूँ आपको, मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये गारंटी देता हूँ, जैसे अपने मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री ने गारंटी दी है कि जो भी युवा आएंगे हरियाणा में सबको नौकरी दी जाएगी। इसी तरह एक सरकार और हमारी आज बन जाएगी, और जितनी भी हमारी सरकारें हैं स्टेट गवर्नमेंट वो देंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं बताऊंगा आपको, सीआरपीएफ इनके मैंने बता दिया, सीआरपीएफ में 26,000 और बीएसएफ में 28,000 अभी भी वैकेंसी है। इसी तरह सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी में सभी हैं। उस आसाम राइफल में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 16 विभाग हैं, 16 विभागों में 20,000 हर साल भर्तियां होती हैं, उसमें मिलेगी, आसाम राइफल में मिलेगी। अब मेरे को बताइए कैसे ये बेरोजगार रह जाए? 8 साल में कितनी भर्तियां की हैं सरकार ने? अभी 8 साल, पिछले 8 साल में मैं बताऊंगा। मैं 2 साल का जिक्र करूंगा आपको। 2 साल में कोविड रहा, हमारे देश में कोई भी मेडिसिन आती थी, जैसे पोलियो वाली आई, जो भी आई 15 साल के बाद आती थी। मोदी जी ने क्या किया, मेडिसिन बनवाई, वैक्सीन अपने बनवाए, विदेशों में भी भेजे। इसी तरह तो सर आप मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू, ना करो आप। हाँ। आप ये बताओ 8 साल में कितने फौजी भर्ती किए? मैं बताऊंगा ना। सेना में, किस सेना में किए? एक आदमी भर्ती नहीं किया। आज लोग ट्रेनिंग करके किस्म से भर्ती होती है, मैं बताऊंगा, सारे आपको जवाब दूंगा। या तो आप सेटिस्फाई हो गए या फिर मैं हूँगा, दोनों में से एक ने सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहली बात तो फौज में जो भर्ती होती है, पहले फिजिकल टेस्ट होता है, मैं जो बात समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। उसके बाद मेडिकल होती है। वो तो प्रोविजन एक मिनट रुक जाओ ना। मेडिकल जिसकी पहले हो चुकी, फौज की एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन है, 6 महीने के बाद री मेडिकल होती है। 2 साल में कोविड रही हो ना, ओवरेज भी हो सकता है, उसको बीमार भी हो सकता है, वो वैलिड नहीं है। तीसरा, सिर्फ छोटी सी बात पूछी है, हमें वो फिगर बता दो इसको। देखो, नहीं, हर साल हम 40 से 50,000 सेना में भर्ती करते हैं। खाली पड़ी हुई है पोस्टें, कहीं भर्ती नहीं हुई है। अभी मैं आपको नाम तो नहीं दे सकता, हमेशा भर्ती हुई है, रैली हुई है। 2 साल नहीं हुई, उसको कंपनसेट करने के लिए अभी हमने देखो 2 बैच, तो एक दिसंबर में जाएगा, एक फरवरी में जाएगा। 6 महीने के बाद दिसंबर वाला आप ऐड कर लो, यूनिट में होगा। फरवरी वाला 6 महीने के बाद यूनिट में जाएगा। आप शूटर तो बना दो। जाती है देशभक्ति, देश प्रेम, देश के प्रति कर्तव्य, होनेस्टी, डिसिप्लिन। 26 लाख से ज़्यादा हमारे एक्स सर्विसमैन है। मैंने बोला एक का नाम बता दो, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा, या तो फिर आपको, अगर नहीं बताओगे आपको मेरी बात से सहमत होना पड़ेगा। 55 के बाद आए हैं, वो तो सामने है बेटी, आ जा बेटी, सामने आ जा बेटी। से युवा, मेरे को एनर्जी मिलती है बेटी को जब देखता हूँ। तो क्या है कि नॉर्मली शादी 24-25 साल में होती है। पुराने ज़माने में इफ़ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, फ्लैश बैक करोगे तो बेटी हुई मिलजुल के वायदा कर लेते थे, जब मेरे जब होती थी शादी हो जाते थे। अभी बेटा बेटी अपना फैसला लेते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वो किस फील्ड में जाना है, ये है, ठीक है। और